आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की, पर्यावरण अवनयन के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंट किस तरह से डिग्रेड होता है, किस तरह से उसको क्षति पहुंचती है, किस तरह से अवनयित होता है पर्यावरण। तो मुख्य बिंदु इस टॉपिक के ये हैं कि व्हाट इज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से प्रमुख फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि व्हाट आर द मेन कॉन्सिक्वेंसेज। मुख्य कौन कौन से उसके जो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, और उन कारकों के प्रभावित करने के फलस्वरूप क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या क्या परिणाम होते हैं, क्या क्या एक निष्कर्ष निकलता है। तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, मतलब कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड लास्ट में हम सलूशन के बारे में बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का क्या सलूशन हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है, ऐसे क्या क्या हम कदम उठा सकते हैं हम अपने लेवल पे या लोकल लेवल पे, या गवर्नमेंट उसके बारे में क्या प्रयास कर सकती है। हम उन बिंदुओं के बारे में भी इस टॉपिक के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की, पर्यावरण अवनयन की बात अगर करते हैं, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट थ्रेट्स दैट आर बीइंग लुक्ड एट इन द वर्ल्ड टुडे। आज के सिनेरियो में पर्यावरण अवनयन विश्व की एक सबसे बड़ी थ्रेट है, सबसे बड़ी चेतावनी है, जिससे हम सभी प्रभावित हो रहे हैं, और पूरा विश्व उससे फेस कर रहा है। पूरे समूचे ग्लोबल लेवल पे इस समस्या के बारे में बात की जा रही है, और जिससे एक संपूर्ण जगत प्रभावित हो रहा है। तो अगला बिंदु अगर इसके बारे में बात करते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में, दिस इज एन अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट। अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट इसलिए कहते हैं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी संकल्पना है जिसके नीचे बहुत सारे पहलू हैं, ऐसे एस्पेक्ट्स, ऐसे पहलू जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे भी पूरे समूचे मानव जगत से जुड़े हुए हैं, जिसमें सभी सारे वर्ग के लोग आते हैं। जैसे तो विच कवर्स ए वैरायटी ऑफ इशूज इंक्लूडिंग पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, डिफॉरेस्टेशन एंड डिजर्टिफिकेशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड मेनी मोर। तो अगर हम इस तरह से बात करते हैं पर्यावरण अवनयन के बारे में, अगर बात करते हैं कि दिस इज लाइक ए अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट, तो अगर हम अपनी नज़र दौड़ाएं चारों तरफ, विश्व के चारों तरफ विश्व में देखें, और अपने आसपास के एरिया में भी अगर देखें, आसपास के क्षेत्रों में भी अगर बात करें, तो उसमें प्रदूषण, बायोडाइवर्सिटी लॉस, और जो भी एक वनों का जो कटाव हो रहा है, जो उनका क्षरण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, बेसिक दुश्मन के बारे में बात हम कर रहे हैं, इवन पॉपुलेशन प्रॉब्लम, पॉपुलेशन एक्सप्लोजेशन। तो एवरीथिंग यू कैन इंक्लूड इन दिस टॉपिक। तो अगर हम बात करें इस पर्यावरण अवनयन की, तो इसमें सभी चीज़ें समाहित हैं, सारे बिंदु समाहित हैं कि जिनसे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, या जो पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। उसमें आगे क्या है, अगर हम आगे बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन ने ये बात बताई है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एज द लेसनिंग ऑफ द लिमिट्स ऑफ अर्थ टू मीट सोशल एंड इन्वायरमेंटल डेस्टिनेशंस एंड नीड्स। तो इसके बारे में चर्चा यूनाइटेड नेशंस की जो इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन का है, तो इसके बारे में इन्होंने बात की है। इसके बारे में अगला मुख्य बिंदु है कि अगर हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है, उससे कैसे समझ सकते हैं क्या है, अगर उसके बारे में बात करें तो देन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द डिटेरियोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट थ्रू डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर एंड सॉइल, द डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स, habitat
डिस्ट्रैक्शन, द एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड पॉल्यूशन। तो हम जैसे कि पिछले बिंदु पर जैसे बात किए थे कि ये एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप आ गई, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि इसमें सब कुछ समाहित हो गया कि इन्वायरमेंट को कैसे डिटेरियोरेट कर रहा है थ्रू रिसोर्सेज के डिप्लीशन। रिसोर्सेज के डिप्लीशन से जो संसाधनों का जो हम जो एक कह सकते हैं कि एक संसाधन जो भी हम देख रहे हैं, संसाधनों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो रिसोर्स के बारे में जो बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से डिप्लेट कर रहा है, कैसे डिप्लेट हो रहा है, संसाधन कैसे डिप्लेट हो रहा है, जिसमें आप मुख्य रूप से हैं एयर, वाटर एंड सॉइल के माध्यम से जो भी संसाधन प्रभावित हो रहे हैं तो उसके माध्यम से कैसे प्रभावित हो रहा है, इकोसिस्टम के डिस्ट्रक्शन से, इकोसिस्टम के जो एक कह सकते हैं जो उसका विनाश हो रहा है उससे कैसे प्रभावित हो रहा है, हैबिटेट से कैसे हो रहा है, ठीक है। और तो उसमें पॉल्यूशन प्रदूषण बहुत सारे सारे बिंदु इसमें समाहित है, सारे बिंदु इसमें आ जा रहे हैं कि जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, पर्यावरण को एक डिग्रेड कर रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज एनी चेंज आर डिस्टर्बेंस टू द एनवायरनमेंट परसीव्ड टू बी डिटेरियोरस और अनडिजायरेबल। अगर हम अगले बिंदु पे बात करें तो उसके क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इसमें। महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मानव की भूमिका मुख्य रूप से इसमें क्या है कि मानव का किस तरह से इसमें रोल है, मानव किस तरह से एक तरह से कह सकते प्रभाव है पर्यावरण पे, तो और मनुष्य पर्यावरण एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो उस प्रभावित करने का वाले कारकों में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें जैसे बायोफिजिकल लिमिटेशंस हैं, बिहेवियरल कंट्रोल्स हैं एंड संसाधनों की जो सुलभता है, ठीक है, जो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन वो ऐसे जो कारक हैं जो दोनों कह सकते हैं म्यूचुअल, जो ह्यूमन और इन्वायरमेंट एक दूसरे को जो जिस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। तो ये तीनों बिंदु के बारे में हम बात करेंगे कि जैसे कि जो जलवायु का नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण है, जैविकी दृष्टि से मानव शरीर सभी जलवायु दशाओं में कार्य करने में सक्षम नहीं होता, बल्कि कुछ निश्चित पर्यावरणीय दशाओं में ही सुचारू रूप से क्रियाशील हो सकता है। जैसे अत्यधिक ऊंचाई पर अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। इसी प्रकार अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अत्यधिक उष्मा की अगर बात है वहाँ पे हो रही है और अत्यधिक आर्द्रता वहाँ पे है, तो भी मानव के शारीरिक और मानसिक वृद्धि में बढ़ोतरी नहीं हो सकती। मतलब क्या है कि दोनों एक बाधक के रूप में कार्य करेंगी। तो जलवायु दशाएं जो अप्रत्यक्ष रूप से भी मानव और पर्यावरण को पर प्रभाव डालती हैं, जैसे अत्यधिक या न्यूनतम तापमान अथवा वर्षा के कारण जो कह सकते हैं जो फूड ग्रेन्स हैं, जो खाद्यान्न फसलें हमारी हैं, हम उसमें उसका उत्पादन नहीं कर सकते हैं, उसका उत्पादन संभव नहीं हो सकता है, जिससे मानव जीवन सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसमें आप कह सकते हैं बायोफिजिकल लिमिटेशंस, जैव भौतिक सीमा हो गई। विभिन्न जो भी एक कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, जो विभिन्न वायुमंडलीय दशाएं हैं में भी विभिन्न प्रकार के जो डिजीजेज होते हैं जो मानव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे तो जो भी चेंजेज होते हैं कह सकते हैं विंटर सीजन में कुछ और डिजीजेज होते हैं, विंटर, समर एंड रेनी सीजन में। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे रोगों का प्रभाव देखा जाता है, ठीक है, अलग अलग रूपों में देखा जाता है इस तरह से। उसी प्रकार से भौतिक पर्यावरण जो है, भौतिक पर्यावरण मानव जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव डालता है। अनगिनत शोधों से बहुत सारे जो भी रिसर्च किए गए हैं उनसे ये बात स्पष्ट रूप से निकल के आई है कि भौतिक पर्यावरण मानव के विचार और जो चिंतन, हमारे जो थॉट्स हैं, जो थिंकिंग्स हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, स्कूल्स में से हम बात करते हैं विचारधारा के बारे में बात करते हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा बिहेवियर है, उसको भी प्रभावित करता है। क्या भौतिक पर्यावरण इन सभी पहलुओं के माध्यम से मानव को प्रभावित करता है। जैसे अगर हम
उदाहरण अगर लेते हैं तो उसमें अगर हम बात कर सकते हैं कि जो अगर बाढ़, अगर कोई भी अगर एरिया जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है, तो मानव में यह धारणा होती है कि नदियाँ, जो रिवर्स हैं, हमेशा विनाश के स्रोत होती हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत हम ये भी बात कर सकते हैं कि जल संकट क्षेत्रों में नदियाँ क्या हैं, ये एक कह सकते हैं कि एक लाइफ लाइन होती है, जीवनदायिनी होती है। जो जहाँ पे पानी की कमी होती है, जहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, उनके लिए नदियाँ क्या हैं, नदियाँ जीवनदायिनी के रूप में काम करती हैं। तो ये जो मुख्य बिंदु है, हम जो एक पर्यावरण अवनयन और मानव को के संबंधों के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। अगर कॉन्सेप्चुअली हम बात करें तो इसमें एक बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के भी आ सकती हैं कि एक जो भूगोल के, मानव भूगोल के जो प्रमुख सिद्धांत, मानव भूगोल के जो प्रमुख संकल्पनाएं हैं, उसमें एक बात की गई है कि एक पर्यावरण निश्चयवाद। अगर हम दोनों के जोड़ों, दोनों को एक दूसरे से एक जोड़ें पर्यावरण निश्चयवाद में, तो जैसे क्या है कि उसमें मानव और प्रकृति के बारे में बात की गई है, ह्यूमन बीइंग एंड नेचर के बारे में बात की गई, दोनों के इंटर रिलेशनशिप्स के बारे में बात की गई, अंतर संबंधों के बारे में बात की गई कि किस तरह से दोनों प्रभावित करते हैं। हम बार बार यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की चर्चा क्यों कर रहे हैं, हम बार बार मानव के बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो रोल है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे विचार में, कि उसमें सब बहुत ज़्यादा मानव का उसमें एक कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन है, उसका योगदान है पर्यावरण अवनयन में। बहुत सारी चीज़ें हम चाहे अनचाहे हम पर्यावरण को कहीं न कहीं से क्षति पहुंचा ही रहे हैं। तो हम बात करें संकल्पनाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें एक संकल्पना है कि पर्यावरण निश्चयवाद। पर्यावरण निश्चयवाद की संकल्पना कहाँ से है, किसने दी, रेडजिल महोदय ने दी। जो एक जर्मन स्कूल, जो जर्मन थॉट से प्रभावित थे, तो उससे पर्यावरण निश्चयवाद की संकल्पना निकल के आई। तो उन्होंने क्या बात की, उसमें उन्होंने ये बात की कि नेचर इज ऑलमाइटी, प्रकृति क्या है, सर्वशक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली है। तो उसमें शक्तिशाली, तो इसको यहाँ भी हम इन दोनों को दो पहलुओं के माध्यम से, दो एस्पेक्ट के माध्यम से हम बात करेंगे, ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। तो नेचर को उन्होंने क्या कहा, ऑलमाइटी कहा, नेचर को उन्होंने सर्वशक्तिशाली कहा, कि जिससे मानव प्रभावित होता है, जो मानव के सभी का एक्टिविटीज को, मानव को अपने हिसाब से प्रभावित करता है, और उसके कार्यशैली को, उसके कार्यप्रणाली को भी अपने ढंग से निर्धारित करता है। तो रेडजिल महोदय ने ये बताया। उनके बहुत से इसके बाद आगे चलकर उनके सिद्धांत के समर्थकों में बहुत सारे इनके सपोर्टर्स आए, आगे निकल कर आए, कि जिसमें जैसे उनकी मुख्य रूप से शिष्या थी, उसमें जो आप जानते होंगे, इसी सिंपल ने क्या कहा कि मैन इज प्रोडक्ट ऑफ अर्थ एंड डस्ट ऑफ हर डस्ट। मतलब क्या है कि मनुष्य पृथ्वी की उपज है। वो पूरी जो भी उसका एक सैंपल ने जो डिफिनेशन दिया, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि मानव पृथ्वी की उपज है, इसी में पैदा होता है, इसी में उसका पालन पोषण होता है, इसी में सारे उसके जो भी एक सारे स्टेजेस इसमें चलते हैं, लास्ट में मानव इसी पृथ्वी में मिल जाता है। तो कहने की सेंस क्या है कि उन्होंने प्रकृति को उसमें शक्तिशाली बता दिया। इसके विपरीत एक संकल्पना और निकल के आई थी, हाँ, कि एक जो इसके कह सकते हैं कि इनकी आलोचनात्मक शैली के फलस्वरूप अस्तित्व में आई थी, जिसको क्या नाम दिया गया, संभववाद, पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म में ये उसका मेन कॉन्सेप्ट ये क्या था, इन्होंने बिल्कुल उलट बातें की कि मनुष्य अपनी कार्यशैली के द्वारा, मनुष्य अपनी एक्टिविटी के द्वारा प्रकृति को प्रभावित करता है। कि जो हम पहली जो संकल्पना थी, पहला जो विचार था कि जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट जो था, कि मतलब उसमें नेचर ऑलमाइटी है। लेकिन इसके उलट इन्होंने क्या बताया, संभववाद के लोगों ने क्या बताया कि मानव सर्वशक्तिशाली नहीं, लेकिन मानव अपने हर एक्टिविटी से प्रकृति को प्रभावित कर सकता है, करता है। तो आज यहाँ पे इस दोनों हम संकल्पनाओं की बात करने की आवश्यकता इस माध्यम से हुई, क्योंकि ये कहीं न कहीं एक मानव की कार्यशैली, जो ह्यूमन बीइंग की जो कार्यशैली है, वो पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, वो एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रही है। तो इसलिए हमें आज यहाँ पे जरूरत पड़ी कि हम इसके बारे में, इसलिए मैंने दोनों का एक रेफरेंस आपको दिया। थोड़ा हम पीछे फिर लौट के अगर हम बात करें, जो हमने 3 मुख्य बिंदुओं के बारे में बात की, तो उसमें एक बात कि हमने कहते हैं संसाधनों की उपलब्धता या
जो भी वहाँ पे स्कैर्सिटी है, कमी, तो संसाधनों की उपलब्धता या कमी भी मुख्य रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती है। विभिन्न एनवायरमेंटल कंडीशंस में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जो मानव के कार्यशैली को, मानव के कार्यकलाप को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कि जैसे आप अगर उदाहरण के लिए अगर देखें तो जो भी एक मिडिल ईस्ट जो कंट्री, जो खाड़ी देश जो हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो पेट्रोलियम के भंडार, तेल के विशाल भंडार वहाँ पे है। ठीक है, तो जो इधर अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें, भारतीय परिदृश्य में देखें, तो छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है, वहाँ यहाँ पे क्या है, जो एक धात्विक खनिज है, मेटलिक एक रिसोर्सेज है यहाँ पे, वो धात्विक खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध हैं या मुख्य रूप से कार्य करते हैं। अब हम और बात करते हैं कि एक मानव की क्या भूमिका है पर्यावरण उन्नयन में। ये तो हम सभी जानते हैं कि मानव सभी प्राणियों में शारीरिक मानसिक रूप से क्या है, सबसे विकसित प्राणी है। ठीक है, मीन्स हम क्या कहे जाते हैं, हम होमोसेपियंस कहे जाते हैं, हमें ज्ञानी मानव कहा जाता है। तो मनुष्य भौतिक पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ठीक है, इस संदर्भ में, इस रेफरेंस में मानव की भूमिका दो प्रकार से होती है। एक तरफ मानव अपने हित के लिए केवल पर्यावरण का शोषण करता है, तो दूसरी तरफ क्या करता है, शोषण के साथ साथ पर्यावरणीय संसाधनों में योगदान भी करता है। ठीक है, यदि हम आगे देखें, अगर हम एक कह सकते हैं कि टाइम के रेफरेंस में अगर बात करें, टाइम के परिदृश्य में अगर बात करते हैं, समय के रेफरेंस में अगर बात करते हैं, तो यह बात यहाँ पे बहुत ही मुख्य रूप से स्पष्ट हो जाती है कि मानव और पर्यावरण संबंध सदैव एक जैसा नहीं रहा है। यदि मानव मूलतः भौतिक मानव था, अपने भोजन की आपूर्ति के लिए क्या करता था, वो भौतिक पर्यावरण पे पूर्ण रूप से आश्रित था। भौतिक पर्यावरण पे क्या था, वो मुख्य रूप से आश्रित रूप में कार्य कर रहा था वो। तो उसी प्रकार से क्या है कि जैसे अगर आप पहले अगर बात करें पुरापाषाण काल में, प्रागैतिहासिक काल में क्या थे, जब हमारे पास कोई सुख सुविधा नहीं थी, कोई भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी, तो हम उसके बारे में क्या बात होती कि किस तरह से वहाँ पे मानव का जो एक जीवन यापन का जरिया क्या था, वो तो जंगल से जो भी फल फूल प्राप्त करता था, कंदमूल प्राप्त करता था, उससे अपना जीवन यापन करता था। ठीक, आगे क्या, थोड़ा सा और हम आगे बढ़े तो क्या हो रहा है, मनुष्य अपनी गतिविधियों से पर्यावरण को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचती थी। कब, जब हम बात करें पहले के समय की, जब हम नहीं जानते थे, जब हम संपन्न नहीं थे, जब हमारे पास एक कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई तकनीक नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसके माध्यम से हम ये या कह सकते कि हमारा जो एक सोचने की जो क्षमता है, हमारा जो थिंकिंग हमारी स्टाइल थी, तो हम उस लेवल तक नहीं सोच पा रहे थे कि हम जो हमारे आसपास जो चीज़ें, जो सराउंडिंग्स है, जो पर्यावरणीय चीज़ें, पर्यावरणीय जो भी रिसोर्सेज विद्यमान है, पर्यावरणीय संसाधन जो, उनसे हम क्या क्या चीज़ें हम गेन कर सकते हैं, क्या क्या नीचे ले सकते हैं, तो उसमें हमारे पास बिल्कुल स्कार्सिटी थी। हमें उस समय बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी, तो हम क्या था, हम बिल्कुल एक सामान्य सा जीवन चल रहा था। एक हमारे पास कुछ भी फल फूल मिल गया तो खा लिया, कुछ भी हमारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं था, तो हम क्या करते थे उस समय कि पेड़ पौधों के जो उसकी जो छालें होती थी, जो उसके जो उसको हम वस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते, पत्तों को वस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते थे। हमें खाना पकाकर खाने की आदत नहीं थी, और आदत में क्या, हमें जानकारी ही नहीं थी, आदत तो छोड़ दीजिए, हमें पता ही नहीं था कि हमें अपना भोजन कैसे लेना है। तो जो भी पशु पक्षी जो भी आप मारे अपना जो है, उसको उन्होंने अपना जो है भोजन बनाना शुरू कर दिया। मीन्स मतलब क्या था ये कि उस समय, उस पार्टिकुलर टाइम में, इसलिए हमने शुरू में ही कर दिया था कि ये अगर हम काल के रेफरेंस में देखें, अगर हम टाइम के रेफरेंस में देखें, तो उस समय का मानव नेचर पे, पर्यावरण पे पूर्णतया आश्रित था, प्रकृति पे, पर्यावरण पे पूर्णतया आश्रित था। तो अगर जब पूरी तरह से पर्यावरण पे आश्रित था, तो सीधी सी बात है, प्रकृति भी अपनी सुरक्षित थी, पर्यावरण भी सुरक्षित था।
एक एग्जाम्पल, लेकिन थोड़ा सा हम बाद में देंगे। थोड़ा हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लें तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो उस समय क्या था, मैंने प्रकृति सुरक्षित थी। धीरे धीरे हम क्या होने लगे, धीरे धीरे हम एज ए होमो सेपियंस डेवलप होने लगे। हमें क्या कहा जाने लगा कि ज्ञानी मानव कहा जाने लगा, कि हमारे पास ज्ञान का भंडार धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें हमारे रेंज में पहुंचती गई, हमें चीज़ों की जानकारी जैसे जैसे होने लगी, वैसे वैसे जो है क्या हुआ, हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होने लगी, हमारे विचार में भी वृद्धि होने लगी, हमारे सोच समझने की क्षमता में वृद्धि होने लगी। हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं से उसमें कह सकते हैं कि जो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हम तकनीकी रूप से कहीं धीरे धीरे संपन्न हो रहे थे। तो उस प्रक्रिया में क्या हो रहा था कि हम एक तरह से अपने आप को समझ रहे थे, अपने आप को देख रहे थे कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण में, अपने नेचर में एक अपना एक जो भी कर सकते हैं कि एडॉप्ट कर सके, अनुकूल हो सके पर्यावरण के हिसाब से। तो वहाँ पे फिर क्या है कि धीरे धीरे जब मानव का ज्ञान में वृद्धि, तो उसने क्या किया, फिर अस्थायी आवास बनाकर रहना शुरू कर दिया। जो हम जंगली जानवर भय से अपना इधर से मारे फिरते थे, तो हमने वहाँ पे एक जो है परमानेंट हमारा एक आवास हो गया, तो जिसपे हम अपनी जो भी झोपड़ी है या मचान बनाकर रहने लगे। तो धीरे और आगे अगर और चीज़ें अगर हम चर्चा करें तो अब क्या है, मनुष्य सामूहिक रूप से प्रकृति को अपने नियंत्रण में लेने के लिए उत्प्रेरित हुआ। अब यहाँ पे अब दूसरी चीज ये आ गई, ठीक है। तो ये समझने की जरूरत है कि पर्यावरण अवनयन की अगर हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं तो ये बहुत सारी बातें ऐसी चीजें हैं कि जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कि कहाँ से मतलब किस तरह से चीजें हुई, किस तरह से चीजों की दशा और दिशा कहते हैं ना वो, कि उसका जो एक डायरेक्शन और उसका जो सिचुएशन, उसका कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदारी जवाबदेही तय करती हैं। तो यहाँ भी धीरे धीरे जब मानव एक कह सकते हैं कि जब सामूहिक रूप से एक परमानेंट उनका एक हैबिटेट हो गया, एक आवास विकसित होने लगा, तो उस हिसाब से मानव एक कह सकते हैं कि प्रकृति को अपने नियंत्रण में लेने के लिए धीरे धीरे कहीं न कहीं से प्रेरणा उत्पन्न हुई। एक कैटालिस्ट का जो एक काम किया, तो ये मुख्य बिंदु है, कैटालिस्ट का काम किया उसने, कि मनुष्य सबसे सामूहिक रूप से रहने लगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत बार होता है कि हम अकेले में बहुत सारी नहीं सोच पाते, लेकिन जब सामूहिक रूप से कोई काम होता है तो बहुत सारे सोच वहाँ पर निकल के आती, बहुत सारी बातें निकल के आती, जिसके माध्यम से हम चीज़ों को एक कह सकते हैं कि एक अंत में पहुँच सकते हैं, एक निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। समय के साथ जैसे जैसे समय और बीता, तो उस समय बीतने के साथ साथ जो कह सकते हैं कृषि क्षेत्र, उत्पादकता, तकनीकी का विकास हुआ और जनसंख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई। स्वाभाविक सी चीज़ है कि जब सोच विकसित होगी तो हमें क्या होगा कि हम नए नए तौर तरीके ढूंढेंगे, नए नए तौर तरीके खोजेंगे कि कैसे हम उस पर्टिकुलर टाइम में और अच्छे से अडॉप्ट किस तरह से कर सके। तो उसमें क्या हुआ कि हमारा जो भी एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट हुआ, एक कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हुई, जो भी एक डेवलपमेंट ऑफ एक कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी, तो उस तकनीकी में वृद्धि होने के साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुआ। और ये जब पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, जनसंख्या वृद्धि जब होने लगी धीरे धीरे, तो इस जनसंख्या में वृद्धि के कारण पर्यावरण शोषण में भी तीव्र वृद्धि हुई। अब यहाँ पे देखिए कि जब जनसंख्या बढ़ा, जब लोगों की संख्या बढ़ी, जनसंख्या में जब वृद्धि हुई, तो क्या हुआ वहाँ पर कि उसमें क्या है कि अब एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ। जो इन्वायरमेंट का जो इन्वायरमेंटल जो रिसोर्सेज थे, जो इन्वायरमेंटल जो प्राकृतिक संसाधन थे, उनको धीरे धीरे कह सकते हैं कि कैसे उनको उनका यूज एंड मिसयूज होने लगा। लोगों की संख्या बढ़ी, लोग जब ज़्यादा हुए तो धीरे धीरे उनका एक कह सकते हैं कि पर्यावरण का शोषण होने लगा, उनका पर्यावरण का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया और पर्यावरण विदोहन का सिलसिला भी आरंभ हो गया, ठीक है। जिसमें किंतु
मानव और पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति कब हुई? अब जब एक कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था, वहाँ से पर्यावरण को मुख्य क्षति पहुंची है, प्रमुख क्षति पहुंची है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम और देना चाहेंगे कि अगर आप बिल्कुल रिसेंट में अगर बात करें तो पर्यावरण अभियान की बात करें तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो 2019, 20, 21 का कुछ टाइम पीरियड ऐसा रहा है कि एक कोरोना काल कह सकते हैं, कोविड काल। तो उस कोविड काल में बहुत सारी चीज़ें बहुत से चैलेंजेज हमारे सामने आए, बहुत से चैलेंजेज हमने फेस किया। तो उस कोविड काल में कह सकते हैं कि अगर हमने बहुत कुछ खोया भी तो कुछ चीज़ें हमें मिली भी। हम यहाँ पे बात कर, थोड़ी सी मेरे डिबेट की बात करें, क्योंकि पर्यावरण अवनयन के बारे में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें जैसे अगर बहुत सारे आर्टिकल आप भी पढ़े होंगे, हमने भी बहुत सारे आर्टिकल देखा, बहुत सारे टॉपिक उसमें देखे, पेपर में देखा, न्यूज़ चैनल्स में हमने देखा वहाँ पे कि बहुत से जो भी कह सकते हैं कि जो एयर पॉल्यूशन का जो लेवल था, जो एक वायु प्रदूषण का जो स्तर था, उसमें कमी आई थी, जल प्रदूषण में कमी आई थी, नॉइज पॉल्यूशन में कमी आई थी, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेशंस हो गई थी। हम एक सीमा में बंध गए थे। लोगों का एक तरह से कह सकते हैं कि एक आना जाना, आवागमन के साधन, संचार सुविधाएं एक तरह ठप पड़ी हुई थी। तो जब ठप पड़ी हुई तो स्वाभाविक है, जब सारी चीज़ें जब बंद होंगी तो उसमें भी बात थी कि हाँ, जो ओजोन लेवल, जो ओजोन का क्षरण जो हो रहा था वो भी कुछ हद तक जो है कम होने लगा था धीरे धीरे। तो बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके बारे में चर्चा आगे के चैप्टर्स में करेंगे, आगे के टॉपिक में भी करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कि कैसे और चीज़ें आगे बढ़ी, किस तरह से जो एक औद्योगिकरण का जो काल था वो किस तरह से मुख्य रूप से जिम्मेदार था ये। अब हम अगले मुद्दे पे आते हैं कि जो एक कह सकते हैं कि इसी काल के प्रारंभ में जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पीरियड था, तो इस काल के प्रारंभ में एक आर्थिक निश्चयवाद जैसी एक कॉन्सेप्ट आई, जो हम बात इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के बारे में जो हमने शुरू में ही बात कर ली थी कि एक इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बारे में। तो इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी तो वहाँ पे एक आर्थिक निश्चयवाद के बारे में भी एक कह सकते हैं कि एक एक्सट्रीमिस्ट का कॉन्सेप्ट आया, एक एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट एक आया, जिसको काफ़ी बल मिला इस पीरियड में। तो प्रौद्योगिकी जो तकनीकी थी, जो तकनीकी ज्ञान था, जो उन्नत देशों के उन्नत जो एक कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड नेशन थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, तो प्रौद्योगिकी उन्नत देशों, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कंट्रीज के लोगों में जो एक भौतिकवादी दृष्टिकोण विकसित होने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का औद्योगिक विकास और नगरीकरण के लिए अविवेकपूर्ण और कह सकते हैं कि बिल्कुल एक धुआंधार एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। डेवलपमेंट कंट्रीज के जो मुख्य देश थे, जो प्रमुख देश थे, तो उनमें एक होड़ लग गई, एक होड़ मच गई कि हम कितना मतलब नेचर को कितना हम अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, कितना उसके जो भी रिसोर्सेज हैं उसको अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का वहाँ पे विकास होने लगा। और जिसके बाद जो कि दो बहुत भयानक चीज़ें जिसको कह सकते हैं महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, नगरी अर्बनाइजेशन और औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इन दो कारकों ने, इन दो बातों ने पर्यावरण को के एक्सप्लॉयटेशन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के जो भी भयंकर जानलेवा पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। अनेक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की ओरिजिन हुई उस पीरियड में। और आज जिस स्तर पर पर्यावरण का शोषण एवं विध्वंस हो रहा है, उससे मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य संबंध काफ़ी जटिल हो गया है। मैंने शुरू में ही बात इसलिए कर दी थी कि ये जो एक, चूँकि हमें बात करनी है कि एक
हमें बात करनी है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में, कि भौतिक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में हमें बात करनी है। तो हमने जिन दो कॉन्सेप्ट की पहले चर्चा की थी, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, और फिर आगे जाके इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ें बिल्कुल एक कह सकते हैं कि स्टेज बाय स्टेप आगे बढ़ती चली गई, कि जिसमें जो पर्यावरण अवनयन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार थे। जहाँ एक और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन चेतना का स्तर काफ़ी कम है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण विदोहन का प्रभाव मनुष्य पर स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। बहुत सारी बातें होने लगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी कि जिनसे आप कह सकते हैं कि मानव प्रभावित हो रहा है। आपने पहले तो पर्यावरण को लेकर बिल्कुल सजग नहीं हुए, पर्यावरण को लेकर बिल्कुल आपने चिंता नहीं की। आपको जो चीज़ें मिलता गया आप लेते गए। बार बार हम अपने हमेशा हर क्लास में विद्यार्थियों में बताता हूँ कि दो चीज़ें जैसे होती हैं कि नीड एंड ग्रीड के बारे में बात करते हैं हम, कि हमारी कितनी आवश्यकता है, तो हम उस आवश्यकता से हिसाब से ही हम अपने नेचर से, अपने प्राकृतिक वातावरण से, अपने सराउंडिंग से उन सब चीज़ों को हम ग्रहण करें, उनसे लें, कि जो नेचर हमें प्रोवाइड करा रही, जितनी में आवश्यकता है, जितनी में ज़रूरत है, उतनी ही चीज़ें हम लें। तो ये हमारी नीड हुई, जो मुख्य रूप से हमारे जो प्रमुख नीड है, जैसे हमारा जो आवास की समस्या है, जो वस्त्र की समस्या है, हमारे भोजन की जो समस्या है, और जो अन्य चीज़ें हैं, तो आप जो हमारे जो मुख्य जरूरत की चीज़ें, उनको आप प्रकृति से ग्रहण करिए, उनको आप प्रकृति से लीजिए। लेकिन दूसरे ये तो नीड, दूसरा अगर पहलू की बात करें ग्रीड के बारे में, लेकिन एक मानव का जो भी एक हमारी सोच है कि हमें कुछ चीज़ें अगर मिलेगी तो हमें और मिले, तो वो क्या हो गया, हमारी ग्रीड, हमारी जो लालची प्रवृत्ति है। तो ये इस प्रवृत्ति ने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया, पर्यावरण को काफ़ी हद तक उसको एक तरह से कह सकते हैं कि क्षति पहुंचाई है इस सोच ने, कि अगर हमें पानी लेना है वहाँ पे, तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में बात कर लें। अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, जीवन में भी देखें, तो हम पर्यावरण के बारे में क्या कम है, कि पर्यावरण का जो मुख्य फैक्टर जो जल है, जल के बारे में कितना ध्यान दे रहे हैं, या लोगों को कितना जागरूक करें, घर में कितना जागरूक करें। तो ये सब चीज़ें सोचने समझने की बात है, सोचने देखने की बात है, जिसके बारे में हमें एक समग्र रूप से एक चिंतन की आवश्यकता है। इसमें भी कह सकते हैं कि एक औद्योगिक क्रांति जो भी हुई थी, उसमें एक मानव पर्यावरण के संबंध में गुणात्मक परिवर्तन हुआ था, जो क्योंकि उस समय क्या था कि जो एक पर्यावरण का जो विदोहन था, जो इन्वायरमेंट का जो एक्सप्लॉयटेशन था, वो बिल्कुल अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था उस समय। बहुत सारी चीज़ें, एक पर्यावरण के बाहरी परिवर्तनों को आत्मसात करने की क्षमता कम हुई, जो काफ़ी एक तरह से कह सकते बहुत कठिन हो गई। और इस पीरियड में पर्यावरण विदोहन के कारणों में मुख्य रूप से तीव्र जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकरण, तकनीकी विकास, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो मुख्य रूप से उत्तरदायी थी। उसी प्रकार से अगर हम और बातें करें थोड़ी सी, और ये बातें तो थी वही कॉन्सेप्चुअल, कि हमने थोड़े कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर ली, कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आया, भौगोलिक परिदृश्य में इसका क्या महत्व है, भौगोलिक संकल्पना के रूप से इसका क्या महत्व है, मानव और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध रहा है, मानव किस तरह से दोनों एक विकास के बारे में बात हुई, विनाश के बारे में बात हुई। तो इन पहलुओं के बारे में हमने बात की। थोड़ा सा इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि कैसे आज एक थ्रेट बन गया है कि environmental degradation is one of the largest threats that are being looked in the world today। आज विश्व में एक भयंकर समस्या के रूप में देखा जा रहा है। Environmental degradation is an umbrella concept। umbrella concept क्या है? छतरी जैसी संकल्पना है। छतरी जैसी संकल्पना की है क्योंकि पर्यावरण अवनयन कोई एक बिंदु से प्रभावित नहीं है, या कोई ऐसा कोई कारक नहीं है जो पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है।
उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, पर्यावरणीय गतियों को, पर्यावरणीय कंडीशन दशाओं को हानि पहुंच रही है, क्षति पहुंच रही है, जिसमें आप कह सकते हैं कि जिसमें एक विच कवर्स वैरायटी ऑफ इशूज इंक्लूडिंग पॉल्यूशन, पॉपुलेशन explosion, biodiversity loss, deforestation एंड डेजर्टिफिकेशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड दैट सेक्टर, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। बहुत सारे जो भी आप कह सकते हैं कि यूएन ने और इससे संबंधित अन्य ऑर्गेनाइजेशंस ने, एनजीओज ने, गवर्नमेंट ने बहुत सारे बिंदुओं पर जो पर्यावरण अवनयन से संबंधित हैं उस पर उन्होंने चर्चा की है इस माध्यम से। अगर परिभाषा की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द डिटेरियोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट थ्रू डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर एंड सॉइल, द डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, द एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड पॉल्यूशन। वही सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही इस परिभाषा से। आप देख रहे हैं कि जो हमने एक कॉन्सेप्चुअल जो चर्चा हमने की, जो एक संकल्पनात्मक चर्चा की, तो ये जो हमने अभी जो बात की अम्ब्रेला के बारे में, अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हो रही हैं। हम प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं, एक क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, वाइल्ड लाइफ किस हद तक प्रभावित हुआ उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, वो भी उस अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आ रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो एक जो विनाशात्मक प्रकृति, वो किस तरह, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे बिंदु हैं, जो मुख्य बिंदु हैं वो इसके अंतर्गत समाहित हो रहे हैं। उस अम्ब्रेला के अंतर्गत जो छतरी है, उस छतरी के अंतर्गत इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। अब हम आते हैं कॉजेज पे, कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो अगर हम उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो नेचुरल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और दूसरा क्या है, ह्यूमन का इंटरफेरेंस, जो मानव जनित होता है, मानव के द्वारा जो एनवायरमेंटल डिग्रेड किया जाता है। एक तो नेचुरल और दूसरा मानव। नेचुरल एनवायरमेंटल डिग्रेड, नेचुरल में क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं शामिल हो सकती हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं मुख्य रूप से ड्राउट, फ्लड, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स एंड फॉरेस्ट फायर। बहुत बिल्कुल बेसिक और कॉमन चीज़ें। एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा बिंदु है कि इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में सभी बात कर सकते हैं। एक कॉमन मैन से लेके बिल्कुल एक अपर लेवल का एक अधिकारी भी इसके बारे में बात करता है, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। तो एक ऐसी समस्या है कि एक ऐसा प्रॉब्लम है जो जिसके बारे में सबको समझना होगा, सबको जानना होगा, एक विचार करना होगा इसके बारे में। तो अभी हम फिलहाल कॉजेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसपे ये मुख्य बिंदु थे नेचुरल। अगर हम दूसरे एस्पेक्ट में बात करेंगे कि ह्यूमन के कौन कौन से कॉजेज हैं, कौन से ह्यूमन किस तरह से भाई कारक के रूप में उत्तरदायी है, तो उसमें है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। किस तरह से जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या वृद्धि में तेजी से वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। माइनिंग चाहे कोल का हो, खदानों का हो या अन्य रूप में, वो माइनिंग के रूप में भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस वहाँ पे बढ़ रहा है, जो पर्यावरण अवनयन के उत्तरदायी है। अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, हमने पहले भी चर्चा की थी इसके बारे में बहुत डिटेल में। अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल एंड पास्टोरल, डिफेक्टिव इरिगेशन सिस्टम, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो प्राकृतिक कारक या मानवीय कारक दोनों दृष्टि से पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। कुछ बिंदु इसमें और भी हैं। अगर फैक्टर्स के बारे में बात करें, कुछ और भी कारकों के बारे में अगर बात करें, तो एक कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। उन फैक्टर्स में क्या है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन विदाउट प्लानिंग, वायोलेंस एंड ड्रग्स।
ठीक है। आप अगर बिल्कुल अगर इसके अगर जड़ तक जाएं तो ये समस्याएं जो हैं, एक सामाजिक कारक भी महत्वपूर्ण इसमें है, जिसमें जनसंख्या की समस्या है, गरीबी है, नगरीकरण है, जो ऐसे नगरीकरण जिनका कोई ऐसे नगर जिन जो बसे हैं जिनका कोई प्लान ही नहीं तैयार किया गया है कि वहाँ पे किस तरह से वहाँ पे कौन कौन से सिस्टम वहाँ अप्लाई होंगे। उसी तरह से हम और बात करें आगे, जो बात करें तो जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स जो मुख्य बिंदु सोशल फैक्टर्स में था, तो इस पॉपुलेशन प्रॉब्लम वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग द इन्वायरमेंट। सीधी सी बात है, हम चर्चा बार बार करें कौन जिम्मेदार है, तो आंसर सिर्फ एक हो सकता है कि वी ऑल, हम सभी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम सभी उसके लिए उत्तरदायी हैं। बिकॉज ordinary human activity from even the most responsible individuals inevitably pollutes and degrades the environment. To some extent, we degrade the environment directly when we consume resources and indirectly when we extract resources and transform into products we need or want. सारी चीज़ें इसमें समाहित होकर आगे, सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल आगे कि कैसे हम उसको डायरेक्ट कैसे कंज्यूम कर रहे हैं या इनडायरेक्टली, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से प्रभावित हो रही हैं। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर चर्चा करें, अगर हम बात करें, तो पॉपुलेशन ग्रोथ की जो जनसंख्या में जो वृद्धि दर हुई है, तो अगर हम 1800 ईस्वी में देखें तो जनसंख्या उसमें थी 1 बिलियन, और ये 1800 के बाद 1950 में ये बिल्कुल 2.5 बिलियन हो गई, बिल्कुल ढाई गुना चीज़ें बढ़ी। 2000 अगर सन 2000 की बात करें तो ये जनसंख्या कितने में 6 बिलियन, और 2011 में 7 बिलियन। तो कहने का मतलब है कि ये जनसंख्या वृद्धि की जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही, जनसंख्या में जो तीव्र वृद्धि हो रही, वो समय के साथ बिल्कुल डबल, 1.5 गुना 2 गुना, तो इसमें लगातार कंटिन्यूअस वृद्धि के कारण भी जनसंख्या के कारक पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। अब पॉवर्टी ऐसा कैसे किस तरह प्रभावित कर रही है, तो पॉवर्टी अमॉन्ग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स लाइफ स्टाइल प्ले मेजर रोल इन डिप्लेटिंग द इन्वायरमेंट, आइदर इट्स फ्यूल डिमांड्स फॉर कुकिंग और फॉर अर्निंग लिवलीहुड फॉर देयर सर्वाइवल। तो ये कुछ ऐसे कारक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं पर्यावरण अवनयन को। अर्बनाइजेशन विदाउट प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हम पहले भी चर्चा कर चुके थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन दो ऐसे बिंदु हैं जो पर्यावरण को प्रमुख रूप से प्रभावित किए हैं, पर्यावरण को अत्यधिक क्षति पहुंचाया है। अर्बनाइजेशन इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज। आज नगरीकरण की यही परिभाषा है। नगरीकरण में जो भी चीजें हो रही हैं कि नगरीकरण किस तरह से बढ़ रहा है, आज हर व्यक्ति नगरों की ओर भाग रहा है, जो एक माइग्रेशन हो रहा है गांव से शहरों की ओर, तो मैक्सिमम एक वहाँ पे बिल्कुल एक भेड़ चाल मची है कि शहरों के लोग भाग रहे हैं। हम अपने एक कह सकते हैं कि अब एक वहाँ पे हम गांव में रह रहे हैं, गांव पे अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम चकाचौंध में बिल्कुल शहरों की ओर भाग रहे हैं, और वहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ रही ज़्यादा, क्योंकि हम जब वहाँ भागेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, नगरों की जनसंख्या बढ़ेगी, वृद्धि दर वहाँ पे अधिक होगी, जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी। Urbanization occurs mainly because people move from rural areas to urban areas and it results in growth in the sizes of the rural population. सीधी सी बात है कि आप बहुत सारी ऐसे चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानें।
उन अवसरों की तलाश करें। अगर हम उन अवसरों को तलाश करेंगे, उन अपॉर्चुनिटी को हम कैच करने की कोशिश करेंगे, तो हम पर्यावरण की स्थिति में, पर्यावरण की सिचुएशन में अत्यधिक योगदान दे सकते हैं, पॉजिटिवली योगदान दे सकते हैं। इसमें और भी कहा, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम भी है, एंड हेल्थ प्रॉब्लम है, मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, स्लम का प्रॉब्लम है, ये सारे फैक्टर्स इसमें महत्वपूर्ण ढंग से हैं। दो बातें और मुख्य रूप से चर्चा हम यहाँ पे करेंगे कि जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज ट्राई टू पुट ब्लेम ऑन डेवलपिंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉवर्टी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो हम पीछे भी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इसके बारे में कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, जो विकसित देश हैं, विकसित देश क्या आप ब्लेम कर रहे हैं, वो विकासशील देशों पे सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं जनसंख्या वृद्धि की, गरीबी की, कि आपने जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दिया है, आपने गरीबी को बढ़ावा दिया है। एंड उसके अगर बिल्कुल अगर दूसरे पहलू में बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज ट्राई टू ब्लेम फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑन डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ affluence or energy intensive consumption patterns। तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं कि हमें ये ब्लेम गेम छोड़कर एक मंच पर बैठ के इन समस्याओं के बारे में बात करनी होगी। हम अगर एक दूसरे को दोषी ठहराएंगे तो जो मेन प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उस प्रॉब्लम्स को के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते ठीक से। उसी प्रकार से इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं बहुत सारे, जिनमें अनप्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, डैम है, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है, टॉक्सिक टेनरीज हैं, ब्रिक फील्ड एरियाज हैं जो रूरल एरियाज में हैं। आल्सो फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं तो बहुत से एक अभी गांव तक ये चीज़ें सीमित थी, गांव तक नहीं आई थी उस तरह से। आजकल बहुत, जैसे मैं अपना नेटिव विलेज के बारे में अगर बात करूँ तो ब्रिक फील्ड अभी वहाँ बिल्कुल जो भट्टे हैं, 2-3 जगह भट्टे बने हुए हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे आप बिल्कुल जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के नाम से जहाँ पे जो उपजाऊ भूमि है, उस उपजाऊ भूमि को हम सिर्फ पैसे के लिए बेच दे रहे हैं, और सिर्फ वो आप ज़मीन नहीं बेच रहे हैं, उस ज़मीन में आप नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर उस ज़मीन का जो बेचने के परिणाम से जो दुष्परिणाम हो रहे हैं, उसके जो एक भयंकर समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वहाँ सिर्फ वो जमीन ही अनुपजाऊ नहीं हो रही है, जमीन वो जो आपका जो एक एग्रीकल्चरल लैंड है जो बहुत उपजाऊ थी वही बैरन नहीं हो रही है, वहाँ का इन्वायरमेंट भी प्रभावित हो रहा है, वहाँ का जो एयर जो है वो भी पॉल्यूटेड हो रहा है, आसपास के जो क्षेत्र हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स दोनों बिल्कुल साथ साथ इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक उसी प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात कर दी है कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो वृद्धि हो रही है, ये खासकर इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहलू भी जिम्मेदार है। इसके लिए सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है कि हमें जिसके बारे में बात करनी चाहिए। इसमें भी जो 4 फैक्टर्स मुख्य रूप से हैं कि माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एंड रिलीजियस रिचुअल्स, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, फेस्टिवल्स एंड फेयर्स। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि जो पर्यावरण की गति को प्रभावित कर रहे हैं। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स की चर्चा कर रहे थे, जिसमें माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, हमने इसके बारे में बहुत बातें की है। रिलीजियस रिचुअल्स, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, ये ऐसा पॉइंट है, खासकर रिलीजियस रिचुअल्स के बारे में हम बात करेंगे कि बहुत सारे चीज़ जो है हम बिल्कुल इसको एक
कह सकते हैं किसी रिलीजियस के बारे में, रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी एक हम विभिन्न त्योहारों में जो मूर्तियां तैयार करते हैं तो हम ले जाते हैं और उन्हें नदियों में फेंक देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, जो नदी में क्या होगा, जो भी मिट्टी का स्तर है और जो उसमें केमिकल्स हैं वो मिलकर वो नदी के जल को एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल एक प्रभावित कर रहे हैं, और नदी का जो लेवल है, जो मिट्टी का स्तर, वहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो ये इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। आगे है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। इसमें भी कुछ मुख्य कारक हैं, जैसे कि गिविंग लेस इम्पोर्टेंस टू द इन्वायरमेंटल इशूज, lack of knowledge on the impact of environmental pollution, limited initiative for tree plantation, lack of strong political will, lack of proper monitoring and implementation of environmental law, influential people and businessmen doesn't follow the law, lack of awareness and seriousness among the general people, refugee problems, wars, nuclear testing। ये कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हैं, जिनके बारे में भी हमें सोचने की आवश्यकता है, सोचने की ज़रूरत है। तो ये तो कुछ हो गए महत्वपूर्ण कारक हो गए, कुछ प्रमुख कारक हो गए जिनसे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, जिनसे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। उसी प्रकार से अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ें तो हमने बात कर ली कॉजेज के बारे में, बात कर ली, अब थोड़ा हम इफेक्ट के बारे में भी बात कर लें कि उससे क्या इम्पेक्ट हो रहा है, जीवन शैली पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो एक कह सकते हैं कि पेड़ पौधों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, लाइफ स्टाइल, आम लाइफ स्टाइल में क्या चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। तो उसमें जैसे मुख्य कुछ बिंदु हैं। नंबर 1, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। दूसरा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओजोन लेयर डिप्लेशन, लॉस ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में बात करें कि बहुत बुरी तरह क्षति पहुंची है, जिसमें जम्मू कश्मीर की समस्या भी आप ले सकते हैं। पाकिस्तान श्रीलंका का जो भी एक आप लोगों को याद होगा क्रिकेट मैच जो हुआ था, उस पर टेररिस्ट अटैक हुआ मार्च 2009 में। तो ये सब चीज़ें ऐसे हैं कि जिससे कि प्रभावित हो रहे हैं। एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण कारक है जो जिनसे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, पर्यावरण को हानि पहुंच रही है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम किस तरह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकें, पर्यावरण अवनयन को कैसे हम रोकें, ऐसे कौन कौन से उपाय करें, ऐसे क्या उपाय करें कि जिनसे पर्यावरण की जो स्थिति है, जो दशा दिशा है, उसको हम रोक सकें, रोकने का प्रयास करें। तो देयर आर वेज विच वी कैन हेल्प टू डिक्रीज डिग्रेडेशन इन आवर एनवायरनमेंट। उनमें से कुछ के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, कि जिसमें है कि परचेज रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स। सीधी सी बात है कि हम अगर एक रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स खरीदें कि जिनका हम अगेन एंड अगेन उनका हम उपयोग कर सकें, उनका यूज कर सकें, तो हम बहुत हद तक पर्यावरण में योगदान दे सकते हैं। जैसे हम पॉलीथीन के बारे में बात करते हैं। पॉलीथीन को अगर आप लीजिए तो पॉलीथीन की ऐसी समस्या है कि जो कहते हैं कि उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वो बहुत सालों साल तक बिल्कुल उसी अवस्था में पड़ी रहती है। तो हम कोशिश करें कि पॉलीथीन के इस्तेमाल को बंद करें, उसके यूज को कम करें, बहुत उसको बंद ही कर दें। सरकार ने बहुत सरकारों ने प्रयास करने की कोशिश किया भी, लेकिन फिर वो चीज़ें अपने वे में नहीं आ पाती हैं, फिर वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कंजर्व वाटर, पानी का जो एक कंजर्वेशन है उसको हमें करना चाहिए। पानी को कैसे कंजर्व करें, कैसे वाटर को किस तरह से कंजर्व करें। जैसे अपने हम डेली लाइफ की अगर बात करें, अगर आम जीवन की बात करें, आम एक लाइफ स्टाइल की बात करें, तो हमें पानी कैसे हम बचा सकते हैं, हमें वो सीखना होगा। हमें उसके बारे में बात करना होगा कि हम पानी किस तरह से बचा सकते हैं, और इसको हमें अपने घर से शुरू करना होगा कि हम पानी की बर्बादी को रोकें।
एक ऐसा महत्वपूर्ण रिसोर्स है, एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना मानव जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। अगला है डो नॉट लिटर और टॉस वेस्ट इनटू इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है कि हम जो जगह होती है, जो भी वेस्ट का सॉलिड वेस्ट या उससे संबंधित जो भी चीज़, उसको इधर उधर फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा कहीं भी हम डाल देते हैं। तो वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। एनर्जी को आप एनर्जी कंजर्वेशन करिए, ज्वाइन एन अवेयरनेस ग्रुप, कुछ ऐसे ग्रुप्स तो तैयार किए जाए, कुछ ऐसे एनजीओ तैयार किए जाए, कुछ ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए कि जो अवेयरनेस फैलाए लोगों के बीच में, लोग एक चेतना विकसित करें, जन चेतना जागृत करें, कि जिनसे अवेयरनेस आए सोसाइटी में, समाज में, लोगों की सोच बेहतर हो, जो पर्यावरण के बारे में सोच सके। हम दूसरों के बारे में दूसरों को बताएं। बहुत बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता होता है, तो हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में बात करें, उसके प्रभाव के बारे में बात करें, उसके कारकों के बारे में बात करें, उससे संबंधित परेशानियों के बारे में लोगों को बताएं, कि जिससे भी बहुत हद तक हम पर्यावरण में मदद कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, बी एन एडवोकेट टू सेव आवर प्लेनेट। हम जहाँ रह रहे हैं हमें उसका एक एडवोकेसी करना पड़ेगा, हमें कि हमें उस लायक बनाना पड़ेगा, हमें कि हम जिस जगह पर है वो जगह साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, ऐसी वहाँ पे गतिविधियाँ ना हो कि जिससे पर्यावरण प्रभावित हो। हम अपने सरकार से संपर्क करने की कोशिश करें, हम अपने लोकल ऑफिशियल से बात करें कि हम उनको इन्फॉर्मेशंस उनको हम दें, उनकी सूचनाएं दें कि जो वाटर सप्लाई के बारे में, लोकल पॉल्यूशन के बारे में जो चीज़ें बता सके, समझा सके। डिस्पोज ऑफ हजार्डस वेस्ट, तो उसमें जैसे कि मेक श्योर दैट हजार्डस वेस्ट इज प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ, नॉट सिंपली left around or placed with other garbage. Don't dump chemicals and find your water source. तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जिनसे हम कैसे उसको प्रिवेंट करें, कैसे रोकें। हम इन सब चीज़ों के माध्यम से इनको अगर फॉलो करते हैं तो हम इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। कुछ स्लाइड्स हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि पर्यावरण की स्थिति को, जैसे हम जो भी हैं गार्बेज हैं, हम कहीं भी घूमने गए वहाँ पे नदी में डाल दिए, समुद्र में डाल दिए, पानी की बोतल लेके जा रहे हैं तो हम नदियों में डाल दिए, खाने पीने का सामान हम उसमें वहाँ पे डाल दिए। तो ये हम इन सब चीज़ों को हमें ऊपर उठना होगा। जो भी एक वहाँ पे कह सकते हैं कि एक शिप जो चल रही है, तो उन केमिकल्स को रोकना पड़ेगा, उनको वहाँ पे शामिल होने से। हमने रिलीजियस फैक्टर्स के बारे में बात करी, एक शुरू में ही हमने बात की थी कि वो हमें कुछ चीज़ों को रोकना पड़ेगा कि हम जो भी एक प्रॉपर वे में उनको हम डंप करें। जो भी मूर्तियाँ हैं, बहुत हज़ारों लाखों लाख मूर्तियाँ हम नदियों में बहा रहे हैं, समुद्र में उनको बहा रहे हैं, तो हमें इसके लिए भी एक प्रॉपर रूप से बात करनी होगी, उसके लिए भी एक व्यवस्था करनी होगी, व्यवस्था बनानी होगी। तो ये कुछ प्रमुख स्लाइड रहे हैं कि जिससे प्रभावित हुआ है, तो हमें उनके बारे में बात करनी होगी। किस तरह से ग्रीनलैंड प्रभावित हुआ है, ग्लेशियर्स प्रभावित हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की और हमें परिणाम के बारे में सोचना पड़ेगा, सॉल्यूशंस के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम किस हद तक उत्तरदायी है। पर्यावरण अवनयन एक ऐसा मुद्दा है, पर्यावरण अवनयन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी को जानने की ज़रूरत है, सभी को जागरूक करने की ज़रूरत है, इसके कारणों के बारे में जानने की ज़रूरत है, इसके परिणाम के बारे में जानने की ज़रूरत है, इसके बारे में समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। तो एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा ज्वलंत है ये कि जो सदियों से चला आ रहा है, जो समस्या सदियों से चली आ रही है। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम जानते हुए भी हम उनको इग्नोर करते हैं और जिनके दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन
अगर हम अपने जहाँ हम क्या हमने एक बात बताई वहाँ पे कि बी एडवोकेट ऑफ योर प्लेनेट। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के बारे में बात करिए, लोगों को जागरूक करिए, लोगों को बताइए। तो अगर हम इन सभी दिशाओं में बात चलेंगे, इन सभी दिशाओं के बारे में बात करेंगे, इन सभी बिंदुओं की चर्चा करेंगे, लोगों से जागरूक करेंगे, तो हम बहुत हद तक पर्यावरण की दशा और दिशा को चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं, उसको सकारात्मक वे में एक अच्छा स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। हम अपने सराउंडिंग्स को स्वच्छ रख सकते हैं, अपने जल को स्वच्छ रख सकते हैं, अपने वायु को स्वच्छ रख सकते हैं। जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसको हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जरूरत होगा इन सभी मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करें। एक छोटी सी एक इसी से संबंधित पर्यावरण अवनयन से ही संबंधित एक दो बातें आपको मैं बोलूँगा, बताऊँगा कि उसमें जैसे है कि जहर ही जहर अब जहर हो गया है, जहर ही जहर अब पहर हो गया है, इधर भी जहर है उधर भी जहर है, जहर ही जहर अब सहर हो गया है। बड़ी छोटी सी बात, लेकिन हमें सोचने की जरूरत है कि हमने अपने सराउंडिंग्स को क्या बना डाला है। हमें उसको जहर बनाना है या अमृत बनाना है। इन दो लाइन के माध्यम से भी आप समझ सकते, जहर ही जहर अब जहर हो गया है, चारों तरफ जहर ही फैल गया है, सब कुछ जहर ही जहर अब पहर हो गया है। वो हमारी दिनचर्या में इस तरह से घुल गया है कि बिल्कुल हम जो भी हम ले रहे हैं, हम जो सांस भी ले रहे हैं वो भी स्वच्छ नहीं है, हम जो पानी पी रहे हैं वो भी स्वच्छ नहीं है, हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो भी स्वच्छ नहीं है, इवन जो सब्जियां हम लेके आ रहे हैं वो भी केमिकल से डूबी हुई हैं। तो क्या है, जहर ही जहर अब पहर हो गया है, वो दिनचर्या में भूल गया है हमारे। इधर भी जहर उधर भी जहर, हर तरफ, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, आप गाँव से लेके शहरों से लेके डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, हर जगह ये जो एक हम लोगों ने जो एक कह सकते हैं कि जो अपनी ग्रीड की वजह से जो एक समस्याएं पैदा की है पर्यावरण के लिए, तो ये हर तरफ फैल गया है। और लास्ट लाइन स्टेंजा क्या है, जहर ही जहर अब सहर हो गया है। हर जगह अब सब जगह वही है। तो कहने का मतलब बस ये है कि हमें जागरूक बनने की ज़रूरत है, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने की ज़रूरत है, अपने लोगों को बचाने की ज़रूरत है, अपने पेड़ पौधों को बचाने की ज़रूरत है, अपने जीव जंतुओं को बचाने की ज़रूरत है सीधी। और हमें इस पर्यावरण को एक सेफ जोन में रखने की ज़रूरत है, स्वच्छ रखने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप इसको बिल्कुल आप अप्लाई करेंगे, और जो भी हमने कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज और के सलूशन के बारे में बात की, इसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे। नमस्कार।